नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है संदीप और आप सभी का वेलकम है नथिंग इम्पॉसिबल के यूट्यूब चैनल पर। आशा करता हूं कि आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे और जिस किसी भी एग्ज़ाम की आप तैयारी कर रहे हैं वो भी बहुत ही अच्छे तरीके से चल रही होगी। तो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम लोग यूजीसी नेट फर्स्ट पेपर में संप्रेषण या संचार वाले यूनिट से 25 महत्वपूर्ण प्रश्नों को कवर करने वाले हैं और ये हमारा पार्ट 2 है। इससे पहले मैंने पार्ट 1 अपलोड किया था जिसमें 25 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को हमने कवर किया था संप्रेषण या संचार वाले यूनिट से। और मैंने आपको ये भी बताया था कि ये जितने भी प्रश्न मैं करा रहा हूँ आपको, ये सभी प्रीवियस ईयर के एग्जाम में पूछे जा चुके हैं संप्रेषण या संचार वाले यूनिट से। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो आप सभी क्वेश्चन को अच्छे तरीके से अटेम्प्ट करिएगा। और मैंने ये भी बताया था कि आप इन सभी प्रश्नों को प्रैक्टिस सेट की तरह अटेम्प्ट करें, ताकि अगर इनमें से डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लिया जाए तो आप उसका आंसर बहुत ही आसानी के साथ कर पाएँ। तो मैं चाहूँगा कि आप इन सभी प्रश्नों को प्रैक्टिस सेट की तरह अटेम्प्ट करें। और इसके साथ ही साथ अगर वीडियो फास्ट लगे तो वीडियो को पॉज करिएगा और क्वेश्चन को अच्छे से रीड करिएगा, फिर उसके बाद से आप अपना आंसर देने का प्रयास करिएगा। इसके साथ ही साथ जैसे कि आप सभी को पता है कि एग्ज़ाम अब बहुत ही लंबा टाइम नहीं बचा है। एग्ज़ाम आने में, एग्ज़ाम में होने में आपका 20-25 दिन के आसपास समथिंग बचा हुआ है। तो अब आपकी जो वो मोटी सिलेबस वाली बुक्स होती हैं उनको आप साइड में रख सकते हैं। और आपने अगर नोट्स बना लिया है, आपका सेकेंड पेपर चाहे जो भी हो और फर्स्ट पेपर का, तो आप उस नोट्स का रिवीजन कर सकते हैं। और इसके साथ ही साथ प्रैक्टिस सेट भी अटेम्प्ट करिए ज़्यादा से ज़्यादा, चाहे ऑनलाइन या ऑफलाइन, जैसे भी आपको सहूलियत हो। और इसके साथ ही साथ प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर भी आप सॉल्व कर सकते हैं अगर आपके पास ज़्यादा टाइम है तो। ठीक है, व्याख्यात्मक हल के साथ अगर आप सॉल्व करेंगे तो ज़्यादा उससे आपको हेल्प मिलेगी एग्जाम में। तो ये सारा कुछ आप कर सकते हैं इस कम टाइम में। और मोटी किताबों को पढ़ना आप बंद कर दीजिए, क्योंकि अब सारा कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होने वाला है। जो चीज़ तैयार हो चुका है उस पर आप रिवीजन करिए, ताकि वो चीज़ें भूल ना पाएँ और उनसे अगर एग्जाम में क्वेश्चन पूछे तो आप उनको सॉल्व आउट कर पाएँ। तो फ्रेंड्स, चलिए क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं अपने वीडियो को। और सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है संप्रेषण वाले यूनिट से, तो सभी क्वेश्चन को अच्छे से अटेम्प्ट करिएगा। तो देखिए यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 1 में यहाँ पर पूछा जा रहा है, सबसे पहले देख लेते हैं इसको। देखिए क्वेश्चन नंबर 1 में यहाँ पे दिया जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा अनुक्रम शिक्षक और छात्रों के बीच उदग्र संप्रेषण प्रतिमान को सही रूप में प्रदर्शित करता है। और इसके संदर्भ में यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए गए हैं और आपको सही आंसर बताना है। देखिए, उदग्र का मतलब होता है ऊंचा, उन्नत। इसका जो है शुद्ध हिंदी आप कह सकते हैं। उदग्र का मतलब क्या होता है? ऊंचा या उन्नत। तो देखिए यहाँ पे आपको 4 विकल्पों में से आपको सही आंसर इस प्रश्न के संदर्भ में बताना है। पहला देखिए यहाँ पे दिया गया है कूट संकेतन, संकेत, संदेश और चैनल। बी ऑप्शन है चैनल, संदेश, संकेत और कूट संकेतन। फिर उसके बाद सी ऑप्शन दिया गया है संदेश, चैनल, संकेत, कूट संकेतन। फिर डी ऑप्शन है संकेत, संदेश, कूट संकेतन और चैनल। तो इस प्रकार से आपको ये ऑप्शन दिए गए हैं और सही आंसर आपको बताना है। और ये क्वेश्चन आपका दिसंबर 2018 में ऑलरेडी पूछा जा चुका है। तो देखिए इस प्रश्न का हमारा जो राइट आंसर हो जाएगा वो है आपका ऑप्शन नंबर ए, कूट संकेतन, संकेत, संदेश और चैनल। प्रश्न में क्या पूछा गया था कि इन चारों विकल्पों में से कौन सा अनुक्रम शिक्षक और छात्रों के बीच उदग्र संप्रेषण प्रतिमान को सही रूप में प्रदर्शित करता है। तो ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा इस प्रश्न का। आइए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। देखिए जो अगला क्वेश्चन हमारा इसमें है क्वेश्चन नंबर 2। इसमें पूछा जा रहा है कि एक विश्वविद्यालय शिक्षक अपनी कक्षा में बहुत प्रभावी वर्णनात्मक प्रस्तुति करता है, छात्रों पर इसके प्रभाव के बारे में चिंता किए बगैर कि यह निम्नांकित में से किसका उदाहरण है। आपको बताना है इन चारों विकल्पों में से। देखिए जो पहला ऑप्शन यहाँ पे दिया जा रहा है उदग्र संप्रेषण प्रतिमान का, बी ऑप्शन है अंतःक्रियात्मक संप्रेषण प्रतिमान का, और सी ऑप्शन है क्रियान्वित परक संप्रेषण प्रतिमान का, और डी ऑप्शन है सतात्मक संप्रेषण प्रतिमान का। तो आपको इन चारों विकल्पों में से सही आंसर बताना है इस प्रश्न के संदर्भ में। तो देखिए इस प्रश्न का जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा वो है आपका ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए क्या है आपका राइट आंसर? उदग्र संप्रेषण प्रतिमान जो है आपका सही आंसर हो जाएगा इस प्रश्न का।
जो क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 2 उसको भी देखते हैं। देखिए इसमें पूछा जा रहा है कि एक विश्वविद्यालय शिक्षक अपनी कक्षा में बहुत प्रभावी वर्णनात्मक प्रस्तुति करता है या करती है, छात्रों पर इसके प्रभाव के बारे में चिंता किए बगैर आपको बताना है कि यह निम्नांकित में से किसका उदाहरण है इन चारों विकल्पों में से। देखिए पहला जो ऑप्शन यहाँ पे दिया जा रहा है उदग्र संप्रेषण प्रतिमान का, बी ऑप्शन दिया गया है अंतःक्रियात्मक संप्रेषण प्रतिमान का, और सी ऑप्शन दिया गया है क्रियान्वित परक संप्रेषण प्रतिमान का, और डी ऑप्शन है आपका सतात्मक संप्रेषण प्रतिमान का। तो इन चारों विकल्पों में से सही आंसर क्या है इस प्रश्न के संदर्भ में आपको वह बताना है। देखिए इस प्रश्न का जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा वो है आपका ऑप्शन नंबर ए, उदाग्र संप्रेषण प्रतिमान का जो है यह उदाहरण है। आपको याद रखना है प्रश्न में यही पूछा गया कि एक विश्वविद्यालय शिक्षक अपनी कक्षा में बहुत प्रभावी वर्णनात्मक प्रस्तुति करता है या करती है और छात्रों पर इसके प्रभाव के बारे में चिंता किए बगैर जो है वह वर्णनात्मक प्रस्तुति करती है, और आपको यह बताना था कि यह निम्नांकित में से किसका उदाहरण है। तो यह उदग्र संप्रेषण का उदाहरण है। उदग्र का मतलब मैंने आपको बताया ऊंचा या उन्नत। अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए जो अगला क्वेश्चन हमारा इसमें है क्वेश्चन नंबर 3, और ये क्वेश्चन आपका मैचिंग वाला क्वेश्चन है। इसमें देखिए पूछा जा रहा है कि नीचे दो समूह दिए गए हैं। समूह एक में इंद्रिय संवेदी प्रकारता विनिदृष्टि है, और जबकि समूह 2 में उनके अनुरूप समभाषिक संप्रेषण का वर्णन है। दोनों समूहों को सुमेलित करें और उपयुक्त कूट का चयन करते हुए अपना उत्तर चुनें। देखिए पहले में यहाँ पर दिया गया, पहले समूह में समूह 1 में इंद्रिय संवेदी प्रकारता, और समूह 2 में दिया गया है दृष्टांत परक संभाषण। तो हमें क्या करना है, इसको आपस में मैच करना है। तो देखिए पहले मैच करते हैं, पहले से ए वाला यानी दृश्य प्रकारता का मैच किसके साथ करेगा, तो ये आपका चौथे के साथ मैच करेगा। यह मुझे सही लगता है, इसके साथ आपका दृश्य प्रकारता मैच कर जाएगा। देखिए प्रकारता का मतलब क्या होता है, साधन होता है। ठीक है, प्रकारता का मतलब साधन आप कह सकते हैं, इसकी कई सारी हिंदी होती है। और उसके बाद बी जो हमारा यहाँ पे मैच करेगा श्रवण प्रकारता, और वो मैच करेगा आपका 5वें के साथ यहाँ पे मुझे सुनने में यह ठीक नहीं लगता, तो ये इसके साथ मैच कर जाएगा। और सी जो है आपका स्पर्श प्रकारता, ये मैच करेगा आपका दूसरे के साथ यहाँ पे मैं समस्या पर अपनी उंगली नहीं रख सकता, ये स्पर्श प्रकारता के साथ जो है मैच करेगा। और उसके बाद डी जो आपका मैच करेगा वो तीसरे के साथ मैच करेगा यहाँ पे कुछ संडा। ठीक है, घ्राण प्रकारता, घ्राण का मतलब आप क्या होता है, सूंघने की इंद्रिय क्षमता आप कह सकते हैं। घ्राण मतलब सूंघने की, सूंघने से ये रिलेटेड है, सूंघने वाली जो इंद्री होती है, तो यहाँ पे ये इसके साथ मैच कर जाएगा। और ई जो है आपका रस प्रकारता, ये आपका पहले के साथ जाके ऐसे मैच हो जाएगा, यानी कि इससे मेरे मुंह में बुरा स्वाद आता है, तो ये रस प्रकारता के साथ मैच कर जाएगा। तो देखिए इस प्रकार से जो है आपको इसको मैचिंग कर लेना था। एक तरफ आपको दिया गया था इंद्रिय संवेदी प्रकारता, यानी कि कौन सी इंद्रिय किस प्रकार से कार्य कर रही है, और उसके संदर्भ में समूह दूसरे में दिया गया था दृष्टांत परक संभाषण, और इसको आपस में मैच करना था। देखिए जैसे हमने मैच किया उसके अकॉर्डिंग नीचे कूट भी मैंने टाइप किया है, तो आपको भी इसी प्रकार से इसको सॉल्व करना है, और कूट में जो सही आंसर लग सकता है या उचित आंसर आपको उसी को जवाब देना है। देखिए यहाँ पे जिस प्रकार से हमने मैच किया उसके अकॉर्डिंग हमारा ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे राइट हो जाएगा, और आपको भी इसी प्रकार से सॉल्व करना है इस प्रश्न को। आइए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। देखिए जो अगला क्वेश्चन हमारा इसमें है क्वेश्चन नंबर 4। इसमें पूछा जा रहा है कि निम्नांकित में से कौन कक्षा क्रियान्विति में कुसंप्रेषण का सशक्त यहाँ पे संसूचक है। आपको इन चारों विकल्पों में से बताना है कि इन चारों विकल्पों में से कौन कक्षा क्रियान्विति में कुसंप्रेषण का सशक्त संसूचक है। पहला जो ऑप्शन दिया गया है विषय के प्रति प्रासंगिक प्रश्नों की झड़ी, बी ऑप्शन है अधिकांश छात्रों का उबासी लेना, और सी ऑप्शन है छात्रों द्वारा स्व उद्देश्य अप्रतिभागी संचलन, और डी ऑप्शन है विषय के प्रति अप्रासंगिक प्रश्नों की झड़ी। तो आपको इन चारों विकल्पों में से बताना है कि कौन कक्षा क्रियान्विति में कुसंप्रेषण का सशक्त संसूचक है। कुसंप्रेषण का मतलब बेहतर संप्रेषण नहीं हुआ, आप इस तरह से समझ सकते हैं। तो देखिए इस प्रश्न का जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा वो है आपका ऑप्शन नंबर डी।
ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा आपका राइट आंसर। विषय के प्रति अप्रासंगिक प्रश्नों की झड़ी, यानी कि जो भी विषय पढ़ाया जा रहा है उससे संबंधित प्रश्न न होकर किसी और टॉपिक से प्रश्न उठते हैं, तो ये क्या है, कुसंप्रेषण का जो है ये सशक्त संसूचक है, आपको याद रखना है। ऑप्शन डी क्या हो जाएगा राइट आंसर। आइए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला जो क्वेश्चन हमारा इसमें है क्वेश्चन नंबर 5, इसको देखते हैं। देखिए इसमें पूछा जा रहा है कि किस संप्रेषण प्रतिमान में शोर को महत्वपूर्ण चर के रूप में प्रवर्तित किया जाता है। आपको इन चारों विकल्पों में से बताना है कि किस संप्रेषण प्रतिमान में शोर को महत्वपूर्ण चर के रूप में प्रवर्तित किया जाता है। पहला जो ऑप्शन दिया गया है संप्रेषण का उदग्र प्रतिमान, और बी ऑप्शन है संप्रेषण का प्रतिभागिता परक प्रतिमान, और सी ऑप्शन है संप्रेषण का क्रियान्विति परक प्रतिमान, और डी ऑप्शन है संप्रेषण का आग्रही प्रतिमान। तो इन चारों विकल्पों में से आपको बताना है कि किस संप्रेषण प्रतिमान में शोर को महत्वपूर्ण चर के रूप में प्रवर्तित किया जाता है। तो देखिए इस प्रश्न का जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा वो है आपका ऑप्शन नंबर ए, आपका राइट आंसर हो जाएगा इस प्रश्न में। संप्रेषण का उदग्र प्रतिमान जो है यहाँ पे इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा, आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए अगला जो क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 6, इसमें पूछा जा रहा है कि मौखिक संप्रेषण में शब्द निम्नांकित में से किसका कार्य करते हैं। तो आपको बताना है कि मौखिक संप्रेषण में जो शब्द होते हैं इन चारों विकल्पों में से किसका कार्य करते हैं। पहला जो ऑप्शन दिया जा रहा है रिक्त स्थान पूरक का कार्य करते हैं, बी ऑप्शन है अलंकारिक का काम करते हैं, और सी ऑप्शन है संकेतक का काम करते हैं, और डी ऑप्शन है निष्क्रिय अवरोधक का कार्य करते हैं। तो आपको बताना है कि इन चारों विकल्पों में से मौखिक संप्रेषण में जो शब्द होते हैं वो किसका कार्य करते हैं। तो देखिए इस प्रश्न का जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा वो है आपका ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। संकेतक का कार्य करते हैं मौखिक संप्रेषण में शब्द, आपको याद रखना है। जब आप मौखिक संप्रेषण करते हैं तो शब्द किसका काम करते हैं, संकेतक का, आपको याद रहना चाहिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए जो अगला क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 7, इसमें पूछा जा रहा है कि आधुनिक शैक्षिक संप्रेषण को किस रूप में वर्णित किया जाता है। इन चारों विकल्पों में से आपको बताना है। पहला जो ऑप्शन है यहाँ पे प्रयोजन मूलक, और बी ऑप्शन है गैर वितरणात्मक, और यहाँ पे सी ऑप्शन है अपरिमेय, और डी ऑप्शन है दूरदर्शनात्मक। तो इन चारों विकल्पों में से आपको यह बताना है कि आधुनिक शैक्षिक संप्रेषण को किस रूप में वर्णित किया जाता है इन चारों विकल्पों में से। तो देखिए इस प्रश्न का जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा वो है आपका ऑप्शन नंबर आपका सी राइट आंसर हो जाएगा। अपरिमेय के रूप में जो है इसको वर्णित किया जाता है। आपका आधुनिक शैक्षिक संप्रेषण को आपको याद रखना है। यहाँ पे ऑप्शन सी क्या है आपका राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 8, इसमें पूछा जा रहा है कि प्रभावी कक्षागत संप्रेषण से छात्र क्या आत्मसत्ता कर सकते हैं। उसके संदर्भ में यहाँ पे कुछ बातें बताई गई हैं और आपको बतानी है कि कौन कौन से ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएंगे। प्रभावी कक्षागत संप्रेषण से छात्र क्या क्या आत्मसत्ता कर सकता है, इसके संदर्भ में यहाँ पे कुछ वाक्य दिए गए हैं। देखिए पहला यहाँ पे दिया गया है ज्ञान, दूसरा दिया गया है विषय वस्तु, तीसरा दिया गया अभिव्यक्ति, चौथा दिया गया है भाषा प्रवीणता, और पांचवा दिया गया है निष्क्रियता, और छठा दिया गया है प्रतिरोध के स्वरूप। तो इन सभी ऑप्शनों में से आपको बताना है कि प्रभावी कक्षागत संप्रेषण से छात्र क्या आत्मसत्ता करता है या क्या सीखता है। और नीचे कूट दिए गए हैं, एक से अधिक भी अगर ऑप्शन सही होते हैं तो आप उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे अपना आंसर लगा सकते हैं। तो देखिए इस प्रश्न का जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा वो है आपका पहला ही सही हो जाएगा। यहाँ पर देखिए यहाँ पे पहला नंबर जो आपका दिया गया है ज्ञान का आत्मसत्ता करता है जो है छात्र, फिर उसके बाद दूसरा है विषय वस्तु, फिर उसके बाद से तीसरे आ जाएगा अभिव्यक्ति, और चौथा आ जाएगा भाषा प्रवीणता। तो ये चारों आपके सही हो जाएंगे क्योंकि प्रश्न में यही पूछा जा रहा है कि प्रभावी कक्षागत, अगर कक्षा जिस क्लास में आप पढ़ रहे हैं अगर वो प्रभावी अगर संप्रेषण उसमें हो रहा है तो छात्र क्या आत्मसत्ता करेगा, ज्ञान भी सीखेगा, जिस भी विषय से अगर क्लास चल रही होगी, विषय वस्तु के बारे में उसको जानकारी होगी, अभिव्यक्ति उसकी जो है बेहतर होगी, और भाषा प्रवीणता यानी भाषा भी उसकी बेहतर होगी। तो ये चारों आपके सही हो जाएंगे इस प्रश्न के संदर्भ में। और नीचे आप कूट देख सकते हैं कि कौन सा ऑप्शन आपके अकॉर्डिंग ये सही हो सकता है जिस हिसाब से आपने इसमें फाइंड किया है। तो देखिए जैसे हमने फाइंड किया उसके अकॉर्डिंग हमारा ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा इस प्रश्न के संदर्भ में।
ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्शन ए हमारा क्या है, राइट आंसर। आइए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। देखिए अगला जो क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 9। इसमें पूछा जा रहा है कि संप्रेषण से जुड़े छात्रों के चुनौतीपूर्ण व्यवहार के संदर्भ में यहाँ पे कुछ बातें बताई गई हैं और आपको बताने कौन कौन सी इसमें बातें सही हो सकती हैं संप्रेषण से जुड़े छात्रों के चुनौतीपूर्ण व्यवहार के संदर्भ में। तो देखिए सबसे पहले यहाँ पर दिया गया उद्देश्य परक चुनौतियाँ, दूसरा यहाँ पे बताया जा रहा है महत्वपूर्ण चुनौतियाँ, और तीसरा है प्रक्रियात्मक चुनौतियाँ, और चौथा दिया गया है मूल्यांकन चुनौतियाँ, और पांचवा है व्यवहारिकता संबंधी चुनौतियाँ, और 6 नंबर पे दिया गया है शक्ति संबंधी चुनौतियाँ। तो आपको बताना है इन सभी में से कि संप्रेषण से जुड़े छात्रों के चुनौतीपूर्ण व्यवहार में कौन कौन सी चुनौतियाँ हैं इन सभी में से। तो देखिए इस प्रश्न में जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा वो है आपका पहले तो तीसरा यहाँ पे सही होगा, ठीक है, यहाँ पे प्रक्रियात्मक चुनौतियाँ आ जाएगा, फिर उसके बाद से आपकी चौथे नंबर पे मूल्यांकन की जो चुनौती है वो भी आती है, फिर उसके बाद से 5वें नंबर पे जो आपका आता है व्यवहारिकता संबंधी चुनौतियाँ, और 6 नंबर पे जो है शक्ति संबंधी चुनौतियाँ। तो ये सभी चुनौतियाँ जो है छात्रों के अंतर्गत आती है। यहाँ पे प्रश्न में यही पूछा गया कि संप्रेषण से जुड़े छात्रों के चुनौतीपूर्ण व्यवहार के अंतर्गत कौन कौन सी चुनौतियाँ आती हैं। तो प्रक्रियात्मक चुनौतियाँ, मूल्यांकन चुनौतियाँ, व्यवहारिकता संबंधी चुनौतियाँ और शक्ति संबंधी चुनौतियाँ होती हैं। तो आप नीचे कूट के अकॉर्डिंग अपना आप सही आंसर चुन सकते हैं। तो देखिए जिस हिसाब से हमने फाइंड किया उसके अकॉर्डिंग जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा वो है आपका ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा इस प्रश्न के संदर्भ में। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 10, इसको भी देखते हैं। देखिए इसमें पूछा जा रहा है कि कक्षागत संप्रेषण का आधार है, आपको इन चारों विकल्पों में से बताना है कि कक्षागत संप्रेषण का आधार क्या है इन चारों विकल्पों में से। पहला जो यहाँ पे ऑप्शन दिया जा रहा है आपको श्रोता बिखराव, बी ऑप्शन है गैर सूचनात्मक संकेत, और सी जो ऑप्शन है ध्यान विचलन, और डी ऑप्शन दिया गया है श्रोता का और गहन संकेंद्रण। तो कक्षागत संप्रेषण का आधार क्या है इन चारों विकल्पों में से। तो देखिए इस प्रश्न का जो राइट आंसर हमारा हो जाएगा वो है आपका ऑप्शन नंबर सी, ध्यान विचलन। तो कक्षागत संप्रेषण का आधार जो है ध्यान विचलन होता है। अगर आप क्लास में संप्रेषण कर रहे हैं, संचार कर रहे हैं, अगर ध्यान आपका विचलित होगा तो आपका संप्रेषण जो है इफेक्टिव नहीं होगा। तो ध्यान विचलन जो है आप इसको आधार मानते हैं कक्षागत संप्रेषण के अंतर्गत। तो यहाँ पर ऑप्शन सी आपका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए अगला जो क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 11। देखिए इसमें पूछा जा रहा है कि प्रतिपुष्टि कक्षा संप्रेषण प्रक्रिया को बनाती है किस प्रकार से, यहाँ पे बताना। इसके संदर्भ में कुछ ऑप्शन दिए गए हैं कि प्रतिपुष्टि कक्षा संप्रेषण प्रक्रिया को किस प्रकार बनाती है। पहला दिया गया है यहाँ पे कि रेखीय बनाती है, दूसरा है वृत्तीय, तीसरा है पूर्ण, और चौथा है अंतःक्रियात्मक, और पांचवा है असंगठित। तो आपको बताना है कि प्रतिपुष्टि कक्षा संप्रेषण प्रक्रिया को किस प्रकार से बनाती है। तो देखिए जो इस प्रश्न का हमारा राइट आंसर होगा वो है आपका पहले तो दूसरा यहाँ पे सही हो जाएगा, वृत्तीय बनाती है यहाँ पर, ठीक है, दूसरा यहाँ पे सही हो जाएगा, फिर उसके बाद से तीसरा आपका है पूर्ण बनाती है, फिर उसके बाद से चौथा अंतःक्रियात्मक। तो ये तीनों हमारे सही हो जाएंगे। प्रतिपुष्टि कक्षा संप्रेषण प्रक्रिया को क्या बनाती है, वृत्तीय, पूर्ण और अंतःक्रियात्मक बनाती है। तो आपको याद रखना है। तो इस प्रकार से जिस प्रकार से हमने फाइंड किया उससे अकॉर्डिंग हमारा ऑप्शन नंबर ए क्या है, राइट आंसर। इस प्रकार के प्रश्न बहुत ही ज़्यादा पूछे जाते हैं आपके एग्जाम में, तो आपको बहुत ही अच्छे तरीके से इनको सॉल्व करना होता है ताकि आपका क्वेश्चन गलत ना हो। अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए जो अगला क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 12। इसमें पूछा जा रहा है कि कक्षा संप्रेषण के आदर्श प्रस्तुति में शामिल होता है। आपको बताना है कि कक्षा संप्रेषण के आदर्श प्रस्तुति में शामिल क्या होता है। पहला जो ऑप्शन है यहाँ पे टेलीफोन, बी ऑप्शन है ईमेल, और सी ऑप्शन है ग्राफिक्स, और डी ऑप्शन है स्क्रिप्टिंग। तो इन चारों विकल्पों में से सही आंसर क्या है आपको यह बताना है। तो देखिए इस प्रश्न का जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा वो है आपका ऑप्शन नंबर आपका सी, राइट आंसर हो जाएगा ग्राफिक्स। प्रश्न में यही पूछा गया कि कक्षा संप्रेषण के आदर्श प्रस्तुति में शामिल होता है ग्राफिक्स। तो आप ग्राफिक्स का बहुत सारा इस्तेमाल करते हैं क्लास में इफेक्टिव क्लास को बनाने के लिए। तो यहाँ पे ये ऑप्शन सी हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला जो क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 13।
इसको देखते हैं। देखिए इसमें पूछा जा रहा है कि कक्षा संप्रेषण के संबंध में अंतःवैयक्तिक शक्ति के प्राथमिक आधार कौन कौन से हैं, इन सभी में से आपको बताना है। कुछ ऑप्शन दिए गए हैं यहाँ पर कक्षा संप्रेषण के संदर्भ में अंतःवैयक्तिक शक्ति के प्राथमिक आधार के बारे में पूछा जा रहा है। तो देखिए यहाँ पे सबसे पहला बताया जा रहा है आपको यहाँ पे कि अवपीड़क शक्ति, दूसरा है पुरस्कार शक्ति और तीसरा है प्रोद्दूत शक्ति और यहाँ पर चौथा दिया गया है वैध शक्ति और पांचवा है मनोरंजनात्मक शक्ति। तो आपको बताना है इन सभी विकल्पों में से कि कक्षा संप्रेषण के संबंध में अंतःवैयक्तिक शक्ति के प्राथमिक आधार कौन से हैं। तो देखिए इसका जो राइट आंसर हमारा हो जाएगा वो है आपका सबसे पहले तो अवपीड़क शक्ति आपका सही यहाँ पर होगा, फिर दूसरा है आपका पुरस्कार शक्ति, फिर उसके बाद से तीसरे नंबर पे आएगा प्रभुत शक्ति और चौथा है आपका वैध शक्ति और पांचवा है मनोरंजनात्मक शक्ति। ठीक है, तो यहाँ पे 4 नंबर तक आपका सही हो जाएगा, यहाँ पांचवा नंबर राइट नहीं होगा। ठीक है, अवपीड़क शक्ति, पुरस्कार शक्ति और प्रोद्भूतक शक्ति और उसके बाद से वैध शक्ति। ठीक है, तो यहाँ पे ये 4 ऑप्शन आपके सही हो जाएंगे और जिसके अकॉर्डिंग नीचे आपके कूट में जो विकल्प दिए हैं उसमें से सही आंसर आपको फाइंड कर लेना है। प्रश्न में पूछा गया था कि कक्षा संप्रेषण के संबंध में अंतःवैयक्तिक शक्ति के प्राथमिक आधार क्या होते हैं, तो अवपीड़क शक्ति प्राथमिक आधार के अंतर्गत आता है, फिर पुरस्कार शक्ति और इसके बाद से प्रोभूत शक्ति जो होता है और वैध शक्ति। तो जिस प्रकार से आपने फाइंड किया उसके अकॉर्डिंग जो आपका राइट आंसर होगा वो है आपका ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। आइए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। देखिए जो अगला क्वेश्चन हमारा होगा इसमें वो है आपका क्वेश्चन नंबर 14 और इसमें जो पूछा जा रहा है आपसे अभिकथन और तर्क वाला ये क्वेश्चन है। अभिकथन ए में दिया गया है कक्षा संप्रेषण में अच्छा पूर्व अनुमान लगाना कठिन हो जाएगा। तर्क बताया जा रहा है कि यह उस समय होता है जब विद्यार्थियों के साथ बातचीत सतही स्तर पर होती है और आपको नीचे कूट में से बताना है कि क्या ए आर दोनों सही हैं या ए आर की जो है यहाँ पे आर जो है ए की व्याख्या करता है या ए सही है आर गलत है या आर सही है या ए गलत है। तो इस प्रकार से आपको 4 ऑप्शन यहाँ पर दिए गए हैं। आपको अभिकथन को अच्छे से पढ़ना है, फिर तर्क को पढ़ना है, फिर अपना सही आंसर आपको देना है। तो देखिए इस प्रश्न का जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा वो है आपका ऑप्शन नंबर ए। यहाँ पे ए और आर दोनों सही हैं। अभिकथन में यही बताया जा रहा है कि कक्षा संप्रेषण में अच्छा पूर्व अनुमान लगाना कठिन हो जाएगा। तो सही बात है, यहाँ पे कक्षा संप्रेषण में अच्छा पूर्व अनुमान लगाना कठिन कार्य है कि आप पहले से ये जज नहीं कर सकते कि संप्रेषण कैसा होने वाला है। तो ये आपका सही हो जाएगा। तर्क जो यहाँ पे बताया जा रहा है कि यह उस समय होता है जब विद्यार्थियों के साथ बातचीत सतही स्तर पर होती है, तो ये भी बात सही है हमारी। तो इसलिए यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा, राइट आंसर। ठीक है, इस प्रकार से प्रश्न आपसे एग्जाम में पूछे जाते हैं अभिकथन और तर्क से, तो आपको बहुत ही केयरफुली और अच्छे से इनको पढ़ना होता है, फिर उसके बाद से जवाब देना होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन जो हमारा है क्वेश्चन नंबर 15। देखिए इसमें पूछा जा रहा है कि यह अनुमान लगाया गया है कि विद्यार्थियों द्वारा निकाला गया अर्थ शाब्दिक संप्रेषण के संबंध में अशाब्दिक संप्रेषण से अधिक होता है। तो आपको बताना है इन 4 विकल्पों में से कि कौन सा ऑप्शन आपका राइट आंसर है इस प्रश्न के संदर्भ में। पहला जो यहाँ पे ऑप्शन दिया गया 1/2, बी ऑप्शन है 2/3 और तीसरा ऑप्शन है 1/6 और डी ऑप्शन है 2/7। तो इन 4 विकल्पों में से आपको बताना है कि यह अनुमान लगाया गया है कि विद्यार्थियों द्वारा निकाला गया अर्थ शाब्दिक संप्रेषण के संबंध में अशाब्दिक संप्रेषण से अधिक होता है। कितना अधिक होता है, किस रेशियो में, आपको वो बताना है। तो देखिए इस प्रश्न का जो हमारा राइट आंसर होगा वो है आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी राइट आंसर हो जाएगा 2/3। ठीक है, ये आपका होता है, आपको याद रखना है 2/3 यहाँ पे आंसर सही हो जाएगा। और ये प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट इसलिए कि ये 2018 में दिसंबर 2018 में पूछा गया है। आइए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। किसी भी प्रश्न को लेकर अगर आपको डाउट हो, नहीं समझ में आया तो कमेंट बॉक्स में आप जरूर पूछिएगा। अगला क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 16। इसमें पूछा जा रहा है कि कक्षागत संप्रेषण में कुछ उद्दीपकों की स्वीकार्यता और अस्वीकार्यता के बीच विभेदन का विकास आधार क्या है, आपको इन 4 विकल्पों में से बताना है। पहला जो ऑप्शन यहाँ पे दिया गया है निष्पादन की चयनात्मक अपेक्षा, बी ऑप्शन है साथी समूहों के साथ चयनात्मक संबंधता और फिर उसके बाद से सी ऑप्शन है चयनात्मक ध्यान
और डी ऑप्शन है चयनात्मक नैतिकता। तो इन चारों विकल्पों में से आपको बताना है कि कक्षागत संप्रेषण में कुछ उद्दीपकों की स्वीकार्यता और अस्वीकार्यता के बीच विभेदन विकास आधार है। विभेदन विकास का आधार क्या है, इन चारों विकल्पों में से बताना है। तो देखिए इस प्रश्न का जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा वो है आपका ऑप्शन नंबर सी। चयनात्मक ध्यान जो है ये आपका विभेदन विकास का आधार है, आपको याद रखना है यहां पर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला जो क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 17 और ये भी क्वेश्चन आपका अभिकथन और तर्क वाला है। तो यहां पर देख लेते हैं। अभिकथन में दिया गया है कि शिक्षक द्वारा कक्षा में छात्रों को दिए गए आरंभिक संदेशों का बाद में अंतःक्रिया स्थापित करने के लिए महत्वपूर्ण होना आवश्यक नहीं है। तर्क बताया जा रहा है कि संप्रेषण प्रक्रिया पर अपेक्षाकृत अधिक नियंत्रण का निहितार्थ छात्रों द्वारा अधिगम पर अपेक्षाकृत अधिक नियंत्रण है। तो अब आपको बताना है कि यहाँ पे ए आर दोनों सही है या आर ए दोनों सही है, लेकिन आर जो है ए की व्याख्या नहीं करता है, या ए सही है आर गलत है, या आर सही है ए गलत है। तो इसके संदर्भ में नीचे आपको विकल्प दिए गए हैं, लेकिन पहले अभिकथन को पढ़ना है, सही से समझना है, फिर तर्क को समझना है, फिर उसके बाद से ही आपको जवाब देना है। तो इस प्रश्न का जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा वो है आपका ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर है। ए गलत है आपका, लेकिन आर सही है। ए में यही बताया गया था कि शिक्षक द्वारा कक्षा में छात्रों को दिए गए आरंभिक संदेशों का बाद में अंतःक्रिया स्थापित करने के लिए महत्वपूर्ण होना आवश्यक है। ये गलत है, महत्वपूर्ण होना आवश्यक नहीं होता है। ठीक है, तो यहाँ पे अभिकथन आपका गलत होता है, लेकिन तर्क में बताया गया कि संप्रेषण प्रक्रिया पर अपेक्षाकृत अधिक नियंत्रण का निहितार्थ छात्रों द्वारा अधिगम पर अपेक्षाकृत अधिक नियंत्रण है। तो तर्क यहाँ पे सही हो जाता है, जिसकी वजह से हमारा ऑप्शन डी क्या है, राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला जो क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 18 और ये भी अभिकथन और तर्क वाला क्वेश्चन है। इसमें पूछा जा रहा है, अभिकथन में बताया जा रहा है कि यहाँ पर कक्षा में कुशल ढंग से संप्रेषण करना एक स्वाभाविक क्षमता है, ये अभिकथन में बताया गया। और तर्क में बताया जा रहा है कि कक्षा में प्रभावी शिक्षण के लिए संप्रेषण प्रक्रिया का ज्ञान आवश्यक है। और आपको अब बताना है कि इसमें से कौन सा ऑप्शन आपका इन चारों विकल्पों में से सही हो सकता है। तो देखिए इस प्रश्न का जो हमारा राइट आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 18 का वो है आपका ऑप्शन नंबर सी। यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 18 का जो है ए सही है, लेकिन आर गलत है आपका। यहाँ पर अभिकथन में देखिए क्या बताया गया था कि कक्षा में कुछ कुशल ढंग से संप्रेषण करना एक स्वाभाविक क्षमता है। सही बात है, कक्षा में कुशल ढंग से संप्रेषण करना एक स्वाभाविक है, क्योंकि कोई भी कक्षा में विद्यार्थी जाता है तो वो आपस में थोड़ा बहुत तो बातचीत करता है। तो कुशल संप्रेषण जो है वह एक स्वाभाविक क्षमता है आपका कक्षा के अंतर्गत। फिर तर्क बताया गया है यहाँ पर कि कक्षा में प्रभावी शिक्षण के लिए संप्रेषण प्रक्रिया का ज्ञान आवश्यक है। तो देखिए कक्षा में प्रभावी शिक्षण के लिए संप्रेषण प्रक्रिया का ज्ञान होना जो है आवश्यक है, ये जरूरी नहीं है। तो इसीलिए हमारा यहाँ पर जो है ए सही है, लेकिन आर क्या हो जाएगा आपका, गलत हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 18 में। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 18 में यही पूछा गया था। और उसके बाद से जो आपका राइट आंसर यहाँ पर होगा जो क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 18, इसको भी देखते हैं। देखिए अभिकथन और ये तर्क वाला ये भी क्वेश्चन है और यहाँ पर पूछा जा रहा है, अभिकथन में बताया गया कि कक्षा में कुशल ढंग से संप्रेषण करना एक स्वाभाविक क्षमता है। तर्क यहाँ पर बताया जा रहा है कि कक्षा में प्रभावी शिक्षण के लिए संप्रेषण प्रक्रिया का ज्ञान आवश्यक है। और इससे संबंधित नीचे कूट दिए गए हैं और आपको सही आंसर बताना है। देखिए इस प्रश्न का जो हमारा राइट आंसर होगा वो है आपका ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा आपका, राइट आंसर हो जाएगा। ए गलत है, लेकिन आर आपका सही है। यहाँ पर ए जो अभिकथन है वो गलत है, लेकिन आर यहाँ तर्क आपका सही हो जाएगा। देखिए अभिकथन में क्या बताया गया था कि कक्षा में कुशल ढंग से संप्रेषण करना एक स्वाभाविक क्षमता है, ऐसा नहीं है।
बहुत सारे विद्यार्थी होते हैं जो क्लास के दौरान अच्छे तरीके से बातचीत नहीं कर पाते हैं और वहाँ पे ये एक स्वाभाविक प्रक्रिया नहीं होती है, जिसकी वजह से अभिकथन हमारा क्या है, गलत होगा। लेकिन तर्क में क्या बताया जा रहा है कि कक्षा में प्रभावी शिक्षण के लिए संप्रेषण प्रक्रिया का ज्ञान होना आवश्यक है। तो अगर कक्षा में आपको प्रभावी शिक्षण करना है तो आपके पास संप्रेषण प्रक्रिया यानी कि संप्रेषण कैसे किया जाता है, संचार कैसे किया जाता है दूसरे विद्यार्थियों के साथ, उसका ज्ञान होना आवश्यक है। तो ये हमारा सही हो जाएगा, जिसके वजह से हमारा ये तर्क जो आर है वो सही हुआ है और अभिकथन गलत हुआ है। किस लिए? क्योंकि कक्षा में कुशल ढंग से संप्रेषण करना एक स्वाभाविक प्रक्रिया नहीं होती है, सभी विद्यार्थियों के अंतर्गत ऐसा नहीं होता है। लेकिन तर्क आर आपका, तर्क जो आर दिया गया है वो एकदम करेक्ट सही है। कक्षा में प्रभावी शिक्षण के लिए संप्रेषण प्रक्रिया का ज्ञान होना आवश्यक है, तभी आप प्रभावी संचार या संप्रेषण कर सकते हैं। इसलिए हमारा ऑप्शन डी क्या है, राइट आंसर। आइए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला जो क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 19। देखिए ये भी क्वेश्चन आपका अभिकथन और तर्क वाला है। इसमें पूछा जा रहा है, अभिकथन में बताया जा रहा है कि कक्षागत संप्रेषण एक क्रियान्वितकारी प्रक्रिया है। तर्क क्या बताया जा रहा है कि कोई भी शिक्षक इस मान्यता के अंतर्गत कार्य नहीं करता कि छात्रों की अनुक्रियाएं स्वोद्देश्य होती हैं। अपने उत्तर के लिए सही कूट आपको नीचे यहाँ पर बताना है, जैसा कि हर प्रश्नों में आपने किया है। तो देखिए इस प्रश्न का जो हमारा राइट आंसर होगा वो है आपका ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा आपका राइट आंसर। ए सही है लेकिन आर आपका गलत हो जाएगा। देखिए कैसे, अभिकथन में यहाँ पे क्या बताया जा रहा है कि कक्षागत संप्रेषण एक क्रियान्वितकारी प्रक्रिया है, सही बात है। कक्षागत संप्रेषण जो होता है एक क्रियान्वितकारी प्रक्रिया होता है पूरी तरह से। लेकिन तर्क आर में बताया जा रहा है कि कोई भी शिक्षक इस मान्यता के अंतर्गत कार्य नहीं करता कि छात्रों की अनुक्रियाएं स्व उद्देश्य होती हैं। तो यहाँ पे तर्क जो है आपका पूरी तरह से गलत हो जाता है और अभिकथन यहाँ पर सही है। तो यहाँ पर ए हमारा सही है और आर गलत हो जाएगा क्योंकि आर गलत है। तो इस प्रकार से आप प्रश्नों को सॉल्व कर सकते हैं और तरीका यही है कि आप अभिकथन को अच्छे से पढ़िए, तर्क को अच्छे से पढ़िए और क्या आपका निष्कर्ष निकलता है आप उसके अकॉर्डिंग अपना सही आंसर चुन सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए जो अगला क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 20। इसमें पूछा जा रहा है कि मानव संप्रेषण प्रक्रिया के विवरण के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कथन समुच्चय सही है। तो देखिए यहाँ पे मानव संप्रेषण प्रक्रिया के संदर्भ में कुछ विवरण दिए गए हैं और आपको बताना कि कौन से समुच्चय सही हैं इसके संदर्भ में। तो देखिए सबसे पहले यहाँ पर बताया जा रहा है कि अशाब्दिक संप्रेषण विचारों को उद्दीपित कर सकते हैं। दूसरा बताया जा रहा है कि संप्रेषण एक अर्जित क्षमता है और तीसरा बताया जा रहा है कि संप्रेषण एक सार्वभौम समाधान नहीं है और चौथा बताया जा रहा है कि संप्रेषण खंडित नहीं हो सकता और पांचवें नंबर पे बताया जा रहा है कि अधिक संप्रेषण का अर्थ छात्रों द्वारा अधिक प्रभावी अधिगम है और 6 नंबर पे बताया जा रहा है कि कक्षागत संप्रेषण के माध्यम से सीखे हुए का मूल्य छात्रों के लिए महत्वपूर्ण नहीं है। तो आपको इन सभी में से बताना है कि मानव संप्रेषण प्रक्रिया के विवरण के अनुसार इन सभी विकल्पों में से कौन सा कथन या समुच्चय आपका सही है। तो देखिए इस प्रश्न का जो हमारा राइट आंसर होगा वो हो जाएगा आपका, सबसे पहले तो आपका यहाँ पर सही होगा पहले नंबर पे, यानी कि अशाब्दिक संप्रेषण विचारों को उद्दीपित कर सकते हैं, यहाँ पे ये पहले सही होगा। फिर दूसरे नंबर पे आपका संप्रेषण एक अर्जित क्षमता है, सही बात है, संप्रेषण एक अर्जित क्षमता है, यानी कि बातचीत का जो कौशल है आप उसको अर्जित कर सकते हैं, प्रैक्टिस करके सीख सकते हैं कि आपको स्टेज पे कैसे बोलना है, आपको क्लासरूम में अगर टीचर है तो कैसे बातचीत करना है विद्यार्थियों से। तो ये आपकी अर्जित क्षमता है, इसको आप प्राप्त कर सकते हैं। फिर उसके बाद से जो अगला आपका इसमें सही हो जाएगा वो है आपका तीसरे नंबर पे, यानी संप्रेषण एक सार्वभौमिक समाधान नहीं है। तो संप्रेषण सही बात है, एक सार्वभौमिक समाधान नहीं है। फिर उसके बाद से चौथे नंबर पे यहाँ पे सही होगा संप्रेषण खंडित नहीं हो सकता। तो यहाँ पे चौथे नंबर पे ये आपका सही हो जाएगा, संप्रेषण जो है खंडित नहीं हो सकता है। तो इसके अकॉर्डिंग आप नीचे देख सकते हैं कि कौन सा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा कूट में, जिस हिसाब से हमने ऊपर फाइंड किया। तो जैसे हमने फाइंड किया उसके अकॉर्डिंग हमारा ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, राइट आंसर। इस प्रकार से इस प्रश्न को सॉल्व कर लेना है। आइए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला जो क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 21, इसको देखते हैं। देखिए इसमें पूछा जा रहा है कि अधिकारी से अधीनस्थ सूचना के प्रवाह को कहेंगे। यहाँ पे बताना है कि अधिकारी से अधीनस्थ सूचना के प्रवाह को क्या कहेंगे। पहला जो ऑप्शन है यहाँ पे अधोगामी संचार उसको कहेंगे, बी ऑप्शन दिया गया है ऊपर की ओर संचार कहेंगे,
या सी ऑप्शन दिया गया है लंबवत संचार कहेंगे और डी ऑप्शन दिया गया है औपचारिक संचार कहेंगे। तो आपको बताना है इन चारों विकल्पों में से कि अधिकारी से अधीनस्थ सूचना के प्रवाह को किस प्रकार का संचार कहेंगे। तो देखिए इस प्रश्न का जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा वो है आपका ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए आपका क्या है राइट आंसर, अधोगामी संचार उसको कहेंगे। अधिकारी से अधीनस्थ सूचना के प्रवाह को अधोगामी संचार कहेंगे, आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 22। इसमें पूछा जा रहा है कि इनमें से कौन सी संचार प्रक्रिया परिष्करण जैसी होगी। इन चारों विकल्पों में से आपको बताना है। पहला जो ऑप्शन है संस्कृति, बी ऑप्शन है भावना और सी ऑप्शन है अनुभव और डी ऑप्शन है सभी सही है। तो इन चारों विकल्पों में से आपको सही आंसर बताना है। तो देखिए इस प्रश्न का जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा वो है आपका ऑप्शन नंबर डी, सभी सही है। यहाँ पे संस्कृति और बी भावना और सी है अनुभव। प्रश्न में यही पूछा गया है कि इनमें से कौन सी संचार प्रक्रिया परिष्करण जैसी होगी। तो संस्कृति, भावना, अनुभव ये सभी जो है संचार प्रक्रिया परिष्करण जैसी होगी। तो इसलिए हमारा ऑप्शन डी क्या था राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए अगला जो क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 23 और इसमें पूछा जा रहा है कि भावबोधक संप्रेषण किसके द्वारा प्रेरित होता है। इन चारों विकल्पों में से आपको बताना है। पहला जो ऑप्शन दिया जाए है उदासीन उग्रता से, बी ऑप्शन है कूट लेखन जिसको इंग्लिश में एनकोडर बोलते हैं, कूट लेखक के व्यक्तित्व की विशेषताएं से, और सी ऑप्शन है बाह्य संकेत से, और डी ऑप्शन है कूट लेखन और कूट अनुवादक अनुबंध से। तो आपको इन चारों विकल्पों में से बताना है कि भावबोधक संप्रेषण किसके द्वारा प्रेरित होता है। तो देखिए इस प्रश्न का जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा वो है आपका ऑप्शन नंबर बी, कूट लेखक जिसको एनकोडर बोलते हैं। एनकोडर के व्यक्तित्व की विशेषताएं से जो है भावबोधक संप्रेषण जो है प्रेरित होता है। किसके विशेषताओं से? कूट लेखक के व्यक्तित्व की विशेषताओं से भावबोधक संप्रेषण क्या होता है प्रेरित होता है, आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 24 और इसमें पूछा जा रहा है कि सकारात्मक कक्षा संप्रेषण का परिणाम निम्नांकित में से क्या होता है। इन चारों विकल्पों में से आपको बताना है। पहला जो ऑप्शन है दबाव या अवपीड़न, बी ऑप्शन है समर्पण और सी ऑप्शन है आमना सामना और डी ऑप्शन है आपका अनुनय। तो इन चारों विकल्पों में से आपको बताना है कि सकारात्मक कक्षा संप्रेषण का परिणाम निम्नांकित में से क्या होता है। इन चारों विकल्पों में से क्या होता है। तो देखिए इस प्रश्न का जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा वो है आपका ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी क्या है? अनुनय होता है। और ये प्रश्न इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये क्वेश्चन आपका ऑलरेडी जनवरी 2017 में पूछा गया है यहाँ पर यूजीसी नेट के एग्जाम में। तो ये आपका 2017 का क्वेश्चन है। तो जो भी मैं क्वेश्चन करा रहा हूँ आपको ये सभी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है जैसा कि मैंने आपको बताया। आइए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। देखिए जो अगला क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 25 और ये वीडियो का लास्ट क्वेश्चन होगा जैसा कि मैंने स्टार्टिंग में आपको बताया। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 25 में पूछा जा रहा है कि कक्षा संप्रेषण किसका आधार है। इन चारों विकल्पों में से आपको बताना है। पहला जो है यहाँ पे ऑप्शन सामाजिक पहचान का, बी ऑप्शन है बाह्य निरर्थकताओं का, और यहाँ पे सी ऑप्शन है पूर्वग्रही उदासीनता का, और यहाँ पे डी ऑप्शन है सामूहिक उग्रता का। तो आपको इन चारों विकल्पों में से बताना है कि कक्षा संप्रेषण किसका आधार है। तो देखिए इस प्रश्न का जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा वो है आपका ऑप्शन नंबर ए, सामाजिक पहचान का जो है कक्षा संप्रेषण क्या होता है आधार होता है, आपको याद रखना है। तो यहाँ पर ऑप्शन ए क्या है राइट आंसर। तो फ्रेंड्स ये हमारा वीडियो का लास्ट क्वेश्चन था क्वेश्चन नंबर 25 और आशा करते हैं कि जितना भी क्वेश्चन मैंने ये 25 क्वेश्चन कराया ये आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और किसी प्रश्नों को लेकर अगर आपको डाउट है, कुछ समझ में नहीं आता तो आप ज़रूर कमेंट बॉक्स में पूछ लीजिए क्योंकि ये सारे क्वेश्चन जो हैं प्रीवियस ईयर में ऑलरेडी पूछे जा चुके हैं। जो इसमें हिंदी के टर्म इस्तेमाल किए गए हैं वो भी ऑलरेडी उसमें मेंशन है। आपको उसी तरीके से उनको याद रखना है ताकि एग्जाम में अगर ये दोबारा क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो आप उनको सॉल्व कर पाएँ। लेकिन इसके बाद भी अगर किसी प्रश्न को लेकर अगर आपको डाउट है, कुछ भी समझ में नहीं आता, कोई शब्द या वर्ड्स नहीं, तो भी आप जो है कमेंट बॉक्स में मेंशन करिएगा, मैं वहां पर आपको बताने का प्रयास करूंगा। इसके साथ ही साथ वीडियो कैसा लगा इसके बारे में अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा कमेंट बॉक्स में। और इसी प्रकार से मैं इस यूनिट में अभी 2 वीडियो और आपको प्रोवाइड करूंगा जिससे आपका 100 ये क्वेश्चन जो मैंने स्टार्टिंग में आपको बताया था वो कंप्लीट हो जाएंगे संप्रेषण या संचार वाले यूनिट से।
और इसके साथ ही वीडियो कहीं से भी अच्छा लगे तो वीडियो को आप लाइक करिएगा। आपके एक लाइक से हमें बहुत सारा मोटिवेशन मिलता है। जैसे कि मेरी हेल्थ अभी ख़राब है, जिसके वजह से मैं वीडियो भी नहीं बना पा रहा था, लेकिन मैं वीडियो बनाऊंगा ताकि आपको ज़्यादा से ज़्यादा हेल्प मिल सके, क्योंकि एग्ज़ाम बहुत ही पास आ चुका है। और इसके साथ ही साथ वीडियो को आप शेयर कर सकते हैं मैक्सिमम दोस्तों के साथ, ताकि उनको भी ज़्यादा से ज़्यादा हेल्प मिल सके। और आपसे एक रिक्वेस्ट है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करिए, और अगर जिस भी यूनिट से आपको दिक्कत है उसकी ज़्यादा से प्रैक्टिस करिए। जैसे कि डीआई के क्वेश्चन से आपको दिक्कत है तो डीआई वाले क्वेश्चन की ज़्यादा प्रैक्टिस करिए। मैं प्रयास करूँगा कि डीआई पर भी एक वीडियो या 2 वीडियो लेकर आऊँ कि डीआई को कैसे आपको सॉल्व करना है, और उसके साथ साथ रीजनिंग पर भी। तो आप खुद से भी प्रैक्टिस करिए, जितना प्रैक्टिस करेंगे उतना ही ज़्यादा आपको एग्जाम में हेल्प मिलने वाली है। तो आप प्रैक्टिस ज़्यादा से ज़्यादा करिए, और किताबों को पढ़ना बंद करिए जो मोटी वाली बुक है, क्योंकि अब टाइम नहीं है। अगर नोट्स है तो आप उसको पढ़िए, मैंने स्टार्टिंग में कहा और अब भी कह रहा हूँ। तो ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करिए। एग्ज़ाम देखिए आपका एग्ज़ाम के संदर्भ में क्या कुछ नोटिस आता है, क्योंकि अब फिर से जो है कोरोना का सिचुएशन फिर से क्रिटिकल हो रहा है। तो जो भी नोटिफिकेशन आएगा एनटीए की तरफ से, मैं उसके बारे में आप सभी को अवगत करा दूंगा। तो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में बस इतना ही। और वीडियो को ख़त्म करने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है कि अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, और उसके बगल में जो बेल आइकन का बटन होता है इस प्रकार से, उसको आप प्रेस कर सकते हैं न्यू वीडियो के नोटिफिकेशन को पाने के लिए। तो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में बस इतना ही। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।